फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आय सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का जो मोटिवेशनल कोट है इसमें बोला गया है, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल। मतलब जीतते वो लोग नहीं हैं जो कभी फेल नहीं होते। आप देखेंगे कि बहुत सारी बार आप ऐसा होता है कि जैसे कोई आप जॉब कर रहे हैं, कोई आप बिजनेस में हैं, या फिर कोई भी आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में हैं जहाँ पे आप कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं और कंटिन्यूसली फेल हो रहे हैं। तो होता क्या है, आप नॉर्मली क्या होता है कि एक नेगेटिव फीलिंग आती है कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं। वहीं कुछ लोग होते हैं जो क्विट नहीं करते हैं। वो सोच लेते हैं कि यार आज नहीं हुआ तो क्या हुआ, कल होगा, कल नहीं हुआ क्या, और मेहनत करेंगे फिर होगा। तो उनके अंदर जो जज्बा होता है ना क्विट ना करने का, तो यही बोला जा रहा है कि जो लोग क्विट नहीं करते हैं वही विजेता होते हैं, वही सक्सेसफुल होते हैं। तो ये चीज़ आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चल सकते हैं। स्टूडेंट लाइफ में अक्सर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो प्लीज़ ध्यान ज़रूर रखिएगा। और अब चलता हूँ अगले न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। क्या होते हैं हिमालयन माउंटेन्स? बेसिकली ये GS1 ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही एक थोड़ा सा एंगल इसमें GS3 साइंस सेक्शन का भी मिलेगा, और सॉरी साइंस सेक्शन का नहीं, एनवायरनमेंट का भी मिलेगा, जिसमें आप कुछ इसके इंपॉर्टेंट एंगल्स देखेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफिकली इसका देख लेते हैं कि हिमालय के बारे में। हिमालयस जो है वो हमारे देश में बेसिकली पाई जाती हैं, और साथ ही साथ जो आपका अफगानिस्तान वाला एरिया है वहाँ पे पाई जाती हैं, पाकिस्तान वाले एरिया में पाई जाती हैं, चाइना वाले एरिया में पाई जाती हैं, फिर यहाँ छोटा सा जो नेपाल वाला एरिया है वहाँ पाई जाती है, भूटान में पाई जाती है। रुकिए एक मिनट, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये बेसिकली पूरा जो एरिया है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान वाला जो ये एरिया है, ये सब जो एरिया है इसमें आपको हिमालयाज़ का पूरा रीजन देखने को मिलेगा। ये अपर हिमालयाज़ देखने को मिलती है, यहाँ पे लोअर हिमालयाज़, नीचे शिवालिक्स। तो ये सब आपने ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो यही बोला जा रहा है कि इस जो टोटल हिमालयाज़ जो हैं ये यंगेस्ट चेन ऑफ माउंटेन्स हैं पूरे वर्ल्ड में। मतलब सबसे जवान अगर कोई पहाड़ी श्रृंखला है तो वो है हिमालयाज। और इन्हें आज भी बोला जाता है कि ये आज भी ग्रो कर रही हैं। आज भी इनकी हाइट जो है टाइम टू टाइम अगर मेजर की जाती है तो देखा जाता है कि अगर जैसे लेट से पहले 100 मीटर थी, तो अब कुछ बढ़ के 100.5 मीटर हो गई। तो ये जो है आज भी बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो इसके पीछे जो इतने जो आपको मैं अगर थोड़ा सा जोग्राफिकली मैं बताऊं तो बेसिकली ये यूरेशियन प्लेट हैं और ये इंडियन प्लेट है। अब क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट जो है ये इसके ऊपर ये जो इंडियन प्लेट है ये इस पे चढ़ती जा रही हैं। तो जिस वजह से ये जो फॉल्ट्स हो रहे हैं, जो कंप्रेशन लग रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, ये राइज कर रही हैं। और ये राइज जो है ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत सालों से होता जा रहा है, जिस वजह से हिमालयाज जो है बढ़ती चली जा रही हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ का जो एक इकोसिस्टम है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। हज़ारों हज़ार साल से ये चीज़ जो चलती चली जा रही है, पहाड़ों की श्रृंखला है। वहाँ पे आपको रेगिस्तान का जैसा एक लद्दाख वाला रीजन में आपको रेगिस्तान का बिल्कुल एक ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे बिल्कुल मिट्टी ही मिट्टी है, बिल्कुल सैंडी डेजर्ट आपको एक तरीके का दिखेगा। लेकिन वो ठंडा, बेसिकली आप बोलेंगे ठंडा सैंडी डेजर्ट है। उसके बाद जो इसमें बहुत सारे जंगल्स हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल है। और ये जो है एक जो 36 वर्ल्ड में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं उसमें से एक ये डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। तो आप इसका इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कितना ज़्यादा इसका जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है, और कितना ह्यूज रोल ये प्ले करता है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया पाकिस्तान के बीच में। और ये हमें नेचुरल बॉर्डर्स देता है। आप सोचिए कि हमें कोई गेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई कुछ तार लगाने की ज़रूरत नहीं, नेचुरल बॉर्डर्स कि भाई इस बॉर्डर के जो इस तरफ वाला एरिया ये हमारा है और उस तरफ एरिया वाला चाइना है, सिंपल एज दैट। उसके बाद आप देखेंगे द रीजन एनकम्पसिंग द हिंदू कुश हिमालयन कंपसेस 240 मिलियन पीपल। लगभग इसके जो ऑल अराउंड जो ये पूरी रेंज है इसमें 240 मिलियन लोग रहते हैं। ये मैंने आपको दिखाया। उसके बाद जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ की जो बात की जा रही है, ये जो देखिए आप बेसिकली जो ग्रीन वाले जो रीजन्स हैं ये बेसिकली प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं। इनके बारे में आप आइडिया रखिएगा।
फिर यहाँ पे जो चैलेंजेस बताए जा रहे हैं, जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं उनके वो क्या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ क्या कुछ जो इनहेबिटेंट्स हैं, लोग रह रहे हैं, वो लोग बेसिकली देखेंगे जो इकोसिस्टम है यहाँ का जो काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल है, इसमें ये लोग जो पूरी तरीके डिपेंड रहते हैं। जो भी आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो पूरी तरीके जंगल की ही रिसोर्सेज पे मतलब रहते हैं, वहीं से वो अपना जो पेड़ पौधे उगाते हैं, फिर उसी से अपना खाना वाना बनाने के लिए, उसके बाद वहीं पे अपने जानवर चराते हैं जिससे उनको टाइम टू टाइम मीट और दूध की एक सप्लाई रहती है। उसके बाद वहीं पे घर बनाते हैं और वहीं के सारे रिसोर्सेज यूज़ करके एक नॉर्मल लाइफस्टाइल जीते हैं। लेकिन ये अब जो इकोसिस्टम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने लगा है, क्योंकि आप देखेंगे जो उन्होंने एक्सेस जो यूज़ देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, जो एक तरीके से जो एक्सेस वो वहाँ पे एग्रीकल्चर कर रहे हैं, वहाँ पे जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उस वजह से जो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, इस वजह से बेसिक कम्युनिटीज़ की जो है वहाँ पे अब किल्लत होती जा रही है, पानी की किल्लत होती जा रही है, जो खाने की सप्लाई है उसकी दिक्कत होती जा रही है, जिस वजह से जो वो लोकल सस्टेनेंस, अब सस्टेनेंस क्या होता है, जो चीज़ आप नॉर्मली जो पुराने लेवल पे देखा होगा आपने, जैसे नॉर्मल पुराने तरीके से जो खेती करी जाती थी उस तरीके से अब वो खेती उनके लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देने लगी है। डेमोग्राफिक शिफ्ट्स की अगर आप देखेंगे तो जो इसमें काफ़ी वीक इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी देखने को मिल रही है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो एडुकेट इन्फॉर्मेशन ऑन माउंटेन स्पेसिफिक चेंज पोज ग्रेट चैलेंजेस टू कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द रीजन। मतलब जो ये पूरा माउंटेन वाला रीजन है यहाँ पे ऑलरेडी सिर्फ वही लोग नॉर्मली सरवाइव कर सकते हैं जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, जो उनके एंसेस्टर्स रहते हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं इन सिचुएशंस को। तो जो नए लोग आके रह रहे हैं उनको ज़्यादा काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये बोला जा रहा है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा बोला जा रहा है कि लो फूड अवेलेबिलिटी है यहाँ पे, सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो घटती जा रही है, जिसकी वजह से आप देखेंगे जो वाइल्ड लाइफ अटैक्स हैं, जैसे बहुत सारे जो जंगली जानवर होते हैं, लेपर्ड्स, वहाँ पे जो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उसके बाद और जो दूसरे बड़े बड़े याक्स वगैरह जो जंगली जानवर वहाँ पाए जाते हैं, वो सब वहाँ के लोग जो रहते हैं उन पे अटैक कर देते हैं, उनकी क्रॉप्स ख़राब कर देते हैं। जो उनके जो भेड़ बकरी वो पालते हैं उनको उठा ले जाते हैं, उनको खा डालते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ों की वजह से एक सबसे जो बड़ा आपको इशू देखने को मिलेगा वो है यूथ माइग्रेशन। मतलब यूथ माइग्रेशन क्या होता है, जैसे जो यंग बच्चे हैं आजकल वहाँ पे जो बड़े जो बच्चे हैं जो कमाने वाले खाने लायक हो रहे हैं वो सब जा रहे हैं पहाड़ी क्षेत्र छोड़ के, वो लोकल जो एरियाज़ हैं जैसे पहाड़ी क्षेत्र है जैसे लद्दाख हो गया, वो लद्दाख छोड़ के दिल्ली आ गए या फिर मुंबई चले गए या फिर बेंगलोर चले गए, वहाँ जाके वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं। इस वजह से अब दिक्कत क्या हो रही है कि सबसे ज़्यादा जो अब ये सब तो चले जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो टोटल वुमेन, जो वहाँ की महिलाएं हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारियां आ रही, जिस वजह से आप देखेंगे जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। जो भेड़ बकरी पालने में समस्या होती है, लेबर का काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिल रहा है। मेल आउट जो माइग्रेशन है, जो ज़्यादातर मेल्स जो हैं, जो मेल बॉयज़ हैं वही ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, जिस वजह से वहाँ लोकल एग्रीकल्चर अब अच्छे से नहीं हो पाती है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ जो फॉरगेजिंग, मतलब जो जंगली जानवर जो आ जाते हैं उनको भगाने के लिए एक आपको हष्ट पुष्ट आदमी चाहिए ना, मजबूत आदमी जो कम से कम उनको डंडा मार के भगा सके। तो वो सब तो अब चले गए, वो बुढ़े बुढ़े रह गए, तो कौन उनको वो सब बचाएगा, उनकी फसलों को उनको बचाएगा। तो ये सब बोला जा रहा है। इरिगेशन जो सोर्सेज हैं वो कहीं ना कहीं अब सूखते जा रहे हैं। स्मॉल रिवर जो छोटी छोटी नदियाँ बहती थी वो सूखते जा रहे हैं, स्प्रिंग एक्यूफर्स ये सब, इस वजह से पानी की भी काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है, जिस वजह से अब आने वाले टाइम में आप देखेंगे अभी तक तो जवान लड़के ही माइग्रेट कर रहे थे, आने वाले टाइम में जो यहाँ पे लोकल नेटिव्स हैं वो भी उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है कि वो यहाँ से निकल के अब नॉर्मल प्लेन्स में जाएं और फिर वहाँ रहें, क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं होगा। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो वो खाने के वांदे पड़ जाएंगे, मर जाएंगे सब। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल क्रॉप्स, ट्रेडिशनल बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पे रहना है तो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को रिप्लेस करके
आपको कैश क्रॉप्स के सोचना पड़ेगा। जो भी कमर्शियल जो क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि बहुत सारी मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगते हैं, वो आप उगा के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मतलब ले सकते हैं वहाँ के लोग। जैसे कीड़ा जड़ी मैं आपको बताऊँ, एक मेडिसिनल यूज़ का प्लांट है जो कि लाखों लाख रुपए का बिकता है, और उससे जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी होता है वहाँ के लोगों को। उसके बाद जो एग्रो बायोडाइवर्सिटी रीजन है, और जो अल्ट्रेशन इन डाइटरी पैटर्न्स, इन सब चीज़ों में जो है अब टोटल एक चेंज लाना होगा, जिस वजह से अब वहाँ के लोगों को अपने आप को बदलते हुए एक सस्टेनेबिलिटी के साथ वहाँ पे रहना सीखना होगा, जिससे कि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी वो प्रॉपर जो रिसोर्सेज हैं वो छोड़ के जाएं। तो ये सब चीज़ें, उसका जो लोकल हैं और जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। माउंटेन और स्पेसिफिक जो पॉलिसीज़ हैं वो ज़रूरत है कि उनको स्ट्रेंथन किया जाए, मजबूत किया जाए। वहाँ की जो रहने की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पे काम किया जाए, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं उनको डेवलप किया जाए। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग मेथड जो है, जैसे पेस्टिसाइड्स और जो बोटेनिकल्स, बायो कंपोस्टिंग, ये सब चीज़ों को प्रमोट किया जाए, जिससे कि जो यूरिया वगैरह जो खाद वाद जो केमिकल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे इन सब चीज़ों को यूज़ करने से एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है। आप सोचिए ना, यहाँ पे अगर आप यूरिया यूज़ कर रहे हैं तो ये जो यूरिया है, जैसे बारिश हुई तो ये इस एरिया से ड्रेन होके, मान लीजिए नदी बह रही तो ये ड्रेन होके यहाँ आएगा और फिर नदियों से होता हुआ नीचे आएगा। और ये यूरिया जो है, इसमें नाइट्रेट जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और वो नुकसानदेह होता है। तो यही चीज़ बोली जा रही है कि कैसे आपको सस्टेनेबली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अडॉप्ट करनी चाहिए, और जो भी दूसरे सस्टेनेबल वेज हैं जो मैंने आपको बताया, ये सब तरीके से आपको फार्मिंग करनी चाहिए। लोकल फूड सिस्टम जो है उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। जो वहाँ के निश प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो वहीं पे पर्टिकुलरली जो प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं उनको प्रॉपरली डेवलप करने की ज़रूरत है। उसके बाद मार्केटिंग सिस्टम, अब जैसे वहाँ पे मान लीजिए कोई बहुत ही शानदार कोई ऐसा खूबसूरत प्लांट है जो वहीं पे देखने को मिलता है, अगर उसकी कोई प्रॉपर मार्केटिंग कर दे, ब्रांडिंग कर दे, तो जो प्लेन्स पे बहुत सारी ह्यूज जो जनता रहती है, अर्बन जो आपको अर्बनाइज्ड कॉलोनीज देखने को मिलती है, वहाँ पे इसकी डिमांड आ सकती है। और ये अगर डिमांड यहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग से यहाँ पे लोग खरीदने लगेंगे तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि ये अपना रोज़गार जो है यहाँ जमा सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होने की से फ़ायदे मिलेंगे। हेल्दी लाइव स्टॉक मैनेजमेंट की बात की जा रही है, जो भी भेड़ बकरी ये सब पालते हैं, जैसे पश्मीना जो आपने सुना होगा काफ़ी बार, जो एक बहुत ही शानदार शाल होता है जिससे कि ठंड नहीं लगती है। तो एक जो गोट से बेसिकली बनाया जाता है, उसके जो रेशम, उससे जो वो उसको उसके जो बाल होते हैं, बाल को निकाल के फिर उससे वो पूरा पश्मीना बनाया जाता है, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा उसका पूरा वर्ल्ड वाइड इसका फेमस है। तो ये आप इस बारे में ये सब आइडिया रखिए कि मेडिसिनल प्लांट्स, जैसा मैंने आपको बताया, ये सब चीज़ों को अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है। उसके बाद रीजन स्पेसिफिक जो वाटर सिक्योरिटी है इनको मैनेज करने की ज़रूरत है। जो क्लीनर एनर्जी सोल्यूशंस हैं इन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो सिनर्जेटिक पार्टनरशिप क्या होता है, अब सिनर्जेटिक पार्टनरशिप बेसिकली अगर आप देखेंगे तो सिनर्जेटिक पार्टनरशिप मतलब ये होता है कि सब कुछ मिल के, सब लोग मिल के अच्छे से एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे की नीड्स को समझते हुए काम करें और वक्त ज़रूरत पे एक दूसरे की मदद करें। यही बेसिकली बोला जा रहा है सिनर्जेटिक पार्टनरशिप के बारे में। लोकल लोग जो वहाँ रह रहे हैं, स्पेशली जो वुमेन्स हैं, जो कस्टोडियंस हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो पुराने लोग हैं, इनको इम्पॉर्टेंट जो इनकी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो इनका तरीका है, जो जिससे कि ये सीड्स प्रिपेयर करते थे, हार्वेस्ट करते थे, मेडिसिनल यूज़ की जो प्लांट स्पीशीज़ के बारे में जानते हैं, ये चाहिए कि ये अपनी यंगर जनरेशन को ट्रांसफ़र कर दें। ये यंगर जनरेशन इनकी सीखेगी तो कल को वो भी सस्टेनेबल वहाँ पे रह पाएंगे। ये सब बोला जा रहा है। हिमालयन दिवस इस बार बनाया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा भी। अभी देखेंगे 2014 से उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है इसे डिक्लेयर कर चुकी है कि 7 सितंबर को हिमालयन दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा, जिससे कि एक मैसेज दिया जा सके सोसाइटी के अंदर, जिसकी हम लोग जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको प्रॉपरली कंजर्व करके चल रहे हैं। पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है, डॉक्यूमेंट ये रिलीज़ किया गया कि हिमालय बचाओ अभियान के नाम से, कि हिमालयन स्टेट्स जो भी हैं उन पे ये चीज़ लागू करी जाएगी और हिमालयाज़ को सस्टेनेबल यूज़ के लिए
कैसे आगे प्रमोट किया जाएगा। सस्टेनेबल बेसिकली होता क्या है दोस्तों? सस्टेनेबिलिटी मतलब जैसे आज आपके पास पेट्रोल है, आज आपके पास पानी के अच्छे रिसोर्सेज हैं, आज आपके पास अच्छी क्रॉप्स है, फसल है, खाने की सारी सुविधाएं हैं, तो आप जो ये सारी चीज़ें आपको नेचुरली अवेलेबल हैं, ये सब चीज़ें आप इस तरीके से यूज़ करिए कि कल को जब आप मतलब नहीं रहेंगे तो आने वाले टाइम में जो आपके बच्चे होंगे वो भी ये चीज़ आसानी से और अच्छे से अच्छी स्वास्थ्य, अच्छी हवा उनको मिले, अच्छा पानी मिले, ये सारी चीज़ें इंश्योर करनी होंगी। ऐसा ना हो कि सिर्फ यही सब हम यूज़ करके चले जाएं, बाकी सब पल्यूट करके छोड़ के जाएं, तो ये कल को कैसे ज़िंदा रहेंगे, कैसे ये कल को वो रिसोर्सेज यूज़ कर पाएंगे। तो यही सारी बात मैं सस्टेनेबल जो बोलता हूँ सस्टेनेबिलिटी के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हैं पूरे इसके 17, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, वो भी आइडिया रखिएगा। साथ ही यही मतलब है सस्टेनेबिलिटी का। उसका जो माउंटेन सिस्टम है यहाँ पे चाहिए कि इसको प्रॉपरली जो एंटायर हिमालय जो है वो उसको चाहिए कि वो प्रॉपरली सारी चीज़ों को अमलगमेट करके चले, जो भी चीज़ें जो सही से मैनेज नहीं करी जा रही उनको मैनेज करा जाए, जिससे कि आने वाले टाइम में हिमालयाज़ को सस्टेनेबल वे से आगे लेके चला जा सके। ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे ये एक बहुत ही मेरे को कॉमेडी वाली न्यूज़ लगी कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया क्योंकि उन्होंने यूएई जो है वो यूएई और इजराइल के बीच में एक पीस डील करवा दी, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये बंदा इसको डिज़र्व करता है, क्योंकि इतने सारे इन्होंने एक तरीके से जो पीस एग्रीमेंट्स उसको तुड़वाए हैं। आप देखिए अफ़गानिस्तान से इन्होंने वादा किया था कि वहाँ पे पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो लाएंगे, वो सब इन्होंने छोड़ के वहाँ के अफगान जो तालिबान गवर्नमेंट है उससे समझौता कर लिया और फिर वहाँ से ये छोड़ के चले गए। इसी तरीके से इन्होंने कुछ समय पहले वियतनाम में किया था। और डोनाल्ड ट्रंप की तो पॉलिसी ऐसी ही रही है कि पूरे टाइम इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना मुंह चलाया है और ट्विटर पे पोस्ट किए हैं। इसके अलावा शायद ही इनका कोई बेसिक और अचीवमेंट होगा। तो ये फिर इनको इस बारे में बोलना कि भाई नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता इट इज़ अप्रोप्रिएट। तो आपका क्या विचार है, आप भी बता सकते हैं। फिर यहाँ पे बात की जा रही है डिजिटल डिसकनेक्ट के बारे में। GS2 और 3 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। GS2 से ये एजुकेशन और 3 से ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके लिए हो जाता है। क्योंकि आप देखेंगे जो भी इस समय हमारे देश में पैंडमिक की वजह से जो प्रॉब्लम आई हुई है, इस वजह से पूरी जो एजुकेशन सिस्टम है पूरी की पूरी ऑनलाइन बेस्ड हो गया। सब बच्चे चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सब बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, ऑनलाइन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन बहुत सारे इसके फ्लॉज देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे और इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि आप ये सोचिए जो शहरों में बच्चे रहते हैं वो तो आसानी से ये एजुकेशन ले पा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स के पास मोबाइल है, जिनके पेरेंट्स के पास लैपटॉप है, वो तो इसको आसानी से अडेप्ट कर पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या, जो गांव में रह रहे हैं, जिनके पास कोई सुविधाएं नहीं है, कोई ना प्रॉपर बिजली है, ना प्रॉपर लैपटॉप है, ना प्रॉपर मोबाइल है, ना प्रॉपर नेटवर्क है, तो आप सोचिए ये लोग कैसे इस ऑनलाइन एजुकेशन को एक्सेस करेंगे। हालांकि सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं, जैसे टीवी के माध्यम से कुछ चैनल चलाए गए, उसके बाद रेडियो के माध्यम से पढ़ाई हो रही, लेकिन ये आर दे रियली सो एफिशिएंट? यही सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा यहाँ पे आप समझिए कि अर्बन और जो रूरल लाइफस्टाइल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये देखिए, ये है अर्बन लाइफस्टाइल, ये है रूरल लाइफस्टाइल। ये गांव के जो बच्चे हैं, देखिए गांव की जो औरतें हैं, बच्चे हैं, ये सब पानी लेने के लिए जा रहे हैं। गांव के जो रोड है वो तक पक्की नहीं है, पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, एनवायरनमेंट अच्छा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉपर बेसिक जो अम्यूनिटीज़ हैं वो देखने को नहीं मिलेगी। क्या पता बिजली ना हो यहाँ पे, क्या पता प्रॉपर फ़ोन के लिए नेटवर्क ना हो, क्या और समस्याएं दूसरी भी बहुत सारी हो सकती हैं। लेकिन अगर आप यहीं अर्बन एरिया में आएंगे, शहरी क्षेत्र में आएंगे, तो आपको रोड पे भीड़ ही भीड़ दिखाई देगी। सिर्फ और सिर्फ सीमेंट की रोडें दिखाई देंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई देंगी, पोल्यूशन दिखाई देगा, उसके बाद आपको गाड़ियाँ दिखाई देंगी, अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी दिखाई देगी, अच्छा नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाई देगी, वाईफाई सर्विसेज दिखाई देंगी, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स आपको बहुत अच्छी मात्रा में दिखाई देंगे, बच्चे बहुत ही ज़्यादा समझदार दिखाई देंगे जो हर पूरी तरीके वेल इक्विप्ड हैं, सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं। वहीं अगर आप वही सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अभी एक NSO के द्वारा एक सर्वे किया गया जिसका आप देखेंगे, एक मिनट,
हाँ, जिसमें आप देखेंगे जो हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एंड एजुकेशन ऑफ इंडिया रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई 2017 से जून 2018 के बीच में इंडिया का जो कंप्यूटर और इंटरनेट एक्सेस है सेवरल स्टेट्स में वो काफ़ी ज़्यादा लो है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि डिस्पैरिटीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा क्लियर हैं कि हाँ, बहुत ज़्यादा अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो गाँव और शहरी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा एक जो प्रॉब्लम देखने को मिली, इकोनॉमिक स्ट्रेटा जो है वहाँ जहाँ पे अच्छी कमाई होगी वहाँ पे अच्छे डेवलपमेंट होगी, अच्छी साइंस के बारे में नॉलेज होगी, अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी, सारी सुविधाएं होंगी। वहीं जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ पे कोई भी नहीं जाना चाहता, ऐसा ही बोला जा रहा है। सेपरेट जो है बोला जा रहा है, सेपरेट और जो प्रिविलेज्ड जो होंगे, जो वंचितों से विशेषाधिकार को अलग करता है, ऐसा बोला जा रहा है। सही बात है कि जहाँ पे आप सोचिए ना कि जो इंटरनेट का पैसा दे पाएगा वहीं तो कंपनियां नेटवर्क लगाएंगी। जो जहाँ पे इंटरनेट का यूज़ ही नहीं होगा, जहाँ पे इंटरनेट का इतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वहाँ पे ये कंपनियां क्यों जाएंगी, क्यों अपना नेटवर्क और क्यों अपना इतना इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्चा करेंगी, यही बोला जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये सब के जो इफ़ेक्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करते हैं, क्योंकि अगर अच्छी सुविधाएं नहीं होंगी बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस करेंगे। अच्छी शिक्षा तभी होगी जब अच्छी एजुकेशन तभी होगी जब अच्छे से सारी इलेक्ट्रिसिटी होगी, सारे जो कंप्यूटर अच्छे से चलेंगे, सारी वाईफाई कनेक्टिविटी होगी, मोबाइल्स होंगे, स्क्रीन अच्छे स्मार्ट मोबाइल्स होंगे, तभी तो ये सब ऑनलाइन एजुकेशन ले पाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, केरला और जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इन्होंने एक सर्वे किया, इसमें देखा गया जो इंटरनेट का एक्सेस है, अगर आप गांव और शहरी क्षेत्रों का मिला के देखें तो सिर्फ और सिर्फ 50% बच्चों के पास ये जो एक्सेस मिलता है उनको कि वो ऑनलाइन एजुकेशन ले सकें। वहीं अगर आप पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड की बात करेंगे तो सिर्फ 40% बच्चों के पास ये इंटरनेट एक्सेस है। उसके बाद आप उत्तराखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे बड़े स्टेट्स की अगर बात करेंगे तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20% है। तो सोचिए कितना ज़्यादा ये एक तरीके से डिवाइड है कि आपको इन बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जो स्टेट्स है वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा जो कम बच्चों को एक तरीके से आपको इंटरनेट का जो एक्सेस मिलता है, तो आप कैसे आप ये चीज़ बोल सकते हैं कि हाँ भाई इन बच्चों को एजुकेशन अच्छे से ऑनलाइन मिलेगी। उसके बाद यहाँ बोला जा रहा है कि जो नेट एक्सेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स हैं वो उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो शहरी क्षेत्रों में तो है लेकिन गांव के क्षेत्रों में नहीं है। अगर देखेंगे कुछ स्टेट्स के बारे में जो कि प्रोवाइड करते हैं अंडर स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स, उनको चाहिए कि वो प्रॉपरली मीनिंगफुली इन सारी इश्यूज़ को एड्रेस करें। सरकार जो है इन सारे इश्यूज़ को प्रॉपरली एड्रेस करे, जिससे कि शिक्षा जो है सभी तक पहुँचे, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो गांव का बच्चा हो, चाहे शहर का बच्चा हो, हर किसी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी की अगर बात करी जाए तो 5 से 10% जो रूरल एरियाज़ हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल के, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी सेक्शन जो है वो कैन होप टू डू एनी एकेडमिक वर्क। मतलब आप सोचिए कि इंटरनेट कनेक्टिविटी यहाँ पे कितनी ज़्यादा कम है। रिमोट लोकेशंस की अगर आप मतलब दूर दराज क्षेत्रों की बात करें तो रिलायबिलिटी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद जो पावर डेफिसिट से मतलब जो लाइट का ना आना है, ये सारी की वजह से जो गैजेट्स वगैरह हैं ये अगर हैं भी आपके पास, अगर लाइट नहीं है, मान लो कंप्यूटर है आपके पास, लैपटॉप है, मोबाइल है, लेकिन लाइट नहीं है, अच्छी सुविधा नहीं है, तो आप कहाँ तक सोलर सिस्टम लगा के काम कर लोगे। यही सारी चीज़ें बोली जा रही हैं कि कैसे इन सारे इश्यूज़ को गवर्नमेंट टैकल करके चलेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि जो ये डिजिटल डिवाइड है, एक डिजिटल जो एक तरीके से गरीब जो बच्चे हैं, गाँव के बच्चे, उनको सुविधाएं नहीं मिलती हैं, वहीं शहर के जो बच्चों को सुविधाएं मिलती, ये जो डिवाइड है ये ख़त्म करेंगे, सबको बराबर सुविधा मिलेगी। लेकिन वो सुविधा जो बोलना और कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इंडिपेंडेंस डे में बोला गया कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाया जाएगा अगले 1000 दिनों में और सारे विलेजेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो कितनी तेज़ी से ये काम कर रहा है, ये भी एक सोचने वाली बात है। उसके बाद जो कनेक्टिविटी जो है एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी रखती है, क्योंकि कनेक्टिविटी ही है जो एक शहर में बैठे, एक गांव में बैठे या फिर कोई भी दूर दराज क्षेत्रों में बैठे किसी इंसान को एक कहीं पे भी एक जहाँ पे कनेक्टिविटी है वो एक्सेस कर सके, ऐसी सुविधा देता है। उसके बाद मैपिंग द नीड्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट बेस्ड ऑन एनएसओ डेटा विल हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज वेयर चिल्ड्रेन नीड
टू बी इक्विप्ड एंड कनेक्टिविटी। तो यही बोला जा रहा है कि इस जो एनएसओ का डेटा है इससे हेल्प ली जा सकती है गवर्नमेंट के द्वारा कि वो कैसे जो बच्चे हैं उनको प्रॉपरली सारी एजुकेशन से रिलेटेड, जो भी उनको ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड जो सारी ज़रूरतें हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कनेक्टिविटी, सारी चीज़ें अवेलेबल कराए। उसके बाद कुछ कंपनीज जो हैं इंडिया के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं कि जैसे आपने देखा होगा पहले कंप्यूटर्स पे सारे काम हुआ करते थे, बड़े बड़े कंप्यूटर लगते थे और उस पर काम हुआ करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर ये सारे काम जो है लैपटॉप्स पे होते हैं, मोबाइल्स पे हो जाते हैं। तो ये जो कंप्यूटर्स ख़राब हो गए हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, जो एक तरीके से डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आप बोलते हैं, इनको रिफर्बिश किया जा सकता है, मतलब रिफर्बिश मतलब ठीक करके दिया जा सकता है उन बच्चों को या फिर उन गरीब क्षेत्र के लोगों को जहाँ पे ये कनेक्टिविटी, जहाँ पे ये एक्सेस नहीं है कि वो कंप्यूटर अफोर्ड कर सकें, इजीली खरीद सकें। तो वहाँ पे ये फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप दे देंगे तो एक बच्चे के पास भी अगर ये कंप्यूटर आपको सोचिए मिल गया तो बहुत सारे बच्चे यहीं पे क्लासरूम बना के बैठ के पढ़ पाएंगे, ऐसा बोला जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी पॉसिबिलिटीज़ को अच्छे से एक मतलब इस पे नज़र रखे और जिससे कि जो हमारा डिजिटल डिवाइड है उसको कहीं ना कहीं उसका एक उस पर ब्रिज, उसको ओवरकम किया जा सके, उसको ब्रिज मतलब एक तरीके से पुल बनाया जा सके, जिससे कि एक जो एजुकेशन के लिए जो किसी बच्चे को एक सारी सुविधाएं चाहिए वो सारी सुविधाएं मिल सकें, ऐसा बोला जा रहा है। आइडिया रखिएगा। फिर यहाँ पे बात की जा रही है मैसिव चाइनीज़ जो बिल्डअप है वो देखा गया है नॉर्थ ऑफ पेंगोंग लेक। अब जो पेंगोंग लेक ये वही लेक है दोस्तों जहाँ पे आपने देखा होगा 3 इडियट्स मूवी, वहाँ पे जो शूटिंग हुई थी यही वो एरिया है पूरा जो पेंगोंग लेक है जिसे आप बोलते हैं, इसमें शूटिंग हुई थी जिसमें फुंगसुक वांगडू से मिलने आता है उसका दोस्त तो ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत एक लेक है जो कि आपको लद्दाख वाले रीजन में देखने को मिलेगी। इंडियन ट्रूप्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक इस समय स्टैंड ऑफ बना हुआ है चाइनीज़ आर्मी के साथ साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग तसो लेक। जो पास्ट कुछ हफ्तों में काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे एक आर्मी और इंडियन आर्मी और चाइना के बीच में जो काफ़ी ज़्यादा तनातनी बनी हुई है, जिस वजह से क्योंकि आप देखेंगे बहुत ज़्यादा एक मैसिव बिल्डअप एरिया देखा गया है जो कि नॉर्थ बैंक की तरफ पड़ता है जो पेंगोंग तासो लेक है। तो ये इस बारे में आप जो है देखिए। उसके बाद यहाँ पे मैं अगर मैप में आपको दिखाऊं तो मैप में आप देखिए यहाँ पे ये है पेंगोंग तासो लेक। बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया है ये इंडिया की तरफ आता है, बाकी ये सारी जो पेंगोंग तासो लेक है ये चाइना के कंट्रोल में। तो चाइना अब इस फिराक में है कि ये जो एरिया है इसको भी अपने कंट्रोल में ले ले तो ये पूरी जो पेंगोंग तासो लेक है ये इसकी हो जाएगी। तो यही इसी वजह से एक बड़ा स्टैंड ऑफ बना हुआ। पहले गालवान में ऑलरेडी एक स्टैंड ऑफ बन चुका है जिसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हो चुके हैं। तो आप सोचिए चाइना की हिमाकत जो है किस लेवल पे बढ़ती जा रही है कि वो हमारे हमको कुछ बिल्कुल भी समझ ही नहीं रहा है, जैसा मना रहा है वैसा कर रहा है। चाइना आप देखेंगे इस समय जो ऑनगोइंग क्राइसिस चल रही है, चाइना जो है चाइना कॉल्स फॉर स्ट्रेटेजिक शिफ्ट फ्रॉम प्यूनिटिव रिटेलिएशन टू प्रिवेंशन। मतलब हमें चाहिए कि हम चाइना के ऊपर जो अभी तक बिल्कुल एक मतलब नॉर्मली सारी चीज़ों को ले रहे हैं, कैजुअली सारी चीज़ों को ले रहे हैं, अब जो है एक हमें चाहिए कि हम कायदे से उनके ऊपर एक एक्शन लें जिससे कि जो चाइनीज़ आर्मी है वो भी ये चीज़ समझे कि हाँ हम भी एक्शन ले सकते हैं और आप अगर हमारे एरिया में घुसोगे तो आपको घुस के मैं मारूंगा, घुस के मारे जाओगे। जैसा कि हम लोग पाकिस्तान के साथ करते हैं, ज़रा सा पाकिस्तान घुस आता है तो हम एयर स्ट्राइक कर देते हैं, हम उरी स्ट्राइक कर देते हैं, हम जो है उरी का बदला लेने के लिए घुस जाते हैं, वहाँ पे अंदर घुस के पीओके के मार के आते हैं। तो यही कुछ ऐसी ज़रूरत है कि एलएसी जो है एलएसी के अंदर घुस के जब तक आप उनको मार के नहीं आएंगे, पेल के नहीं आएंगे, तब तक जो है ये मानने वाले नहीं हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय आप बोल सकते हैं एक मतलब बहुत ही लिथार्जिक व्यू अपना रखा है, कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देने से बच रहे हैं, सारी चीज़ें बिल्कुल एक बहुत ठंडे बस्ते में डाल के चल रहे हैं। और आप देखेंगे ना कि जो मल्टीपल बार जो चाइना के द्वारा इंडिया की टेरिटरी के अंदर आ रहे हैं वो लोग, और काफ़ी ज़्यादा जो एरिया है हमारा वो ले लिया है उन्होंने, अपने कंट्रोल में कर लिया है।
तो ये सब एक वार्निंग की तरह लेना चाहिए कि हमें कैसे हम आने वाले टाइम में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। और आप सोचिए ये सब जो कर पा रहे हैं, इससे ये क्लियरली पता चलता है कि हमारा जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वो कितना ज़्यादा एक तरीके का फेलियर है। इट इज़ अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर, जो हमें पता भी नहीं चल पा रहा है कि चाइना के लोग, चाइना की जो आर्मी है वो हमारे एलएसी को पार करके हमारे ही एरिया के अंदर एक बिल्डिंग बना के चली जा रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, कोई चाइना का ना हमारे देश में घुसा है, ना आया है, ना गया है, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। वहीं अगर हमारे देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं जयशंकर जी, वो कुछ बोल रहे हैं कि नहीं वो आए हमारे देश में, उन्होंने हमारे देश में जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई हैं। तो आप सोचिए कि कितनी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली चीज़ों को एक अमलगमेट करने की ज़रूरत है, बराबर से एक बैलेंस वे में चलने की ज़रूरत है, और सभी को बराबर से एक सुर में बोलना चाहिए कि नहीं हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, और अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपका ये सारे जो भी आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो या फिर घुसने की कोशिश कर रहे हो आपको मार देंगे। तो ये सारे जो स्ट्रिक्ट एक्शन हैं वो पता नहीं कब लिए जाएंगे, मुझे नहीं समझ आता। लगभग 5 महीना बीत रहे हैं और 5 महीने से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया। आप सिर्फ टिकटॉक बैन कर देते हैं, आप पबजी बैन कर देते हैं। ये सब करने से नहीं फर्क पड़ने वाला है चाइना को, क्योंकि चाइना आप सोचिए ना कि बहुत ही एक संपूर्णतः संपन्न देश है, उसके पास किसी चीज़ की कमी है। आप चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से ले लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग से ले लीजिए, एक्सपोर्ट से ले लीजिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए, डिफेंस सेक्टर से ले लीजिए, हर जगह वो मजबूत बना हुआ है। तो जो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं हमारी, इनको चाहिए कि प्रॉपरली सफिशिएंटली जो है डेटा, जो चाइनीज़ इंटेंशंस है उसको समझें और प्रॉपरली इंटरप्रेट करें कि क्या कुछ आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट को पॉलिसी लेके चलनी चाहिए, जिससे कि जो मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं उनमें हम लोग एक अपर पोजीशन ले सकें। लेकिन आप देखेंगे सिस्टम हैज़ अपेरेंटली फेल्ड, ऐसा इस एडिटोरियल में बोला जा रहा है। इसमें कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ज़्यादातर चीज़ें जो लिखी हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आप देखेंगे जो प्रॉब्लम है वो है कि आर्मी का जो कंसेप्ट है कि वो कैसे डिफेंड करता है हमारे कंट्री के बॉर्डर्स में। आप सोचिए पाकिस्तान जरा सा घुस के हमारे देश में आता है ना, तो हम लोग तुरंत उस पर फायर करते हैं, तुरंत उसके जवान मार देते हैं। लेकिन क्या यही चीज़ हम चाइना के साथ कर पा रहे हैं? क्यों? अगर नहीं तो क्यों? उस क्यों का रीज़न हमारे देश की गवर्नमेंट को बताने की ज़रूरत है कि क्यों हम चाइना के साथ इतना ज़्यादा लीनियंटली बिहेव कर रहे हैं। करना चाहिए ना, जैसे आप पाकिस्तान को ट्रीट करते हो वो हमारा दुश्मन है, वैसे इस समय चाइना दुश्मन है। तो आप क्यों नहीं उसको, यही इसीलिए ना कि वो कहीं हमारे जो सप्लाईज है जो वो ना रोक दे, जो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो ना रोक दे। यही सब चीज़ें तो आप सोच के चल रहे हो। फिर आपने बनाया क्यों आत्मनिर्भर भारत? आत्मनिर्भर भारत बनाया है तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए वो दूसरे रास्ते आप अपना सकते हैं, लेकिन इसको आत्मनिर्भर के लिए आप सोचिए ना कि चाइना का जो आप साथ नहीं छोड़ रहे हैं वो आपको समझने की ज़रूरत है। करंट क्राइसिस जो है वो बताती है कि चाइना बहुत बड़ा हमारे लिए खतरा है। आर्मी जो है वो प्रिवेलिंग डॉक्ट्रिन अगर आप देखेंगे तो डेजिग्नेटेड डिज़ाइन किया है उसने, डिटर और डिफेंड अगेंस्ट मेजर कन्वेंशनल इन्वेजन्स। चाइना अपने जो आर्मी है वो हमारी वो उस तरीके से काम नहीं कर रही है चाइनीज़ बॉर्डर्स में जैसे उसे काम करना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि आर्मी जो है हमारी वो काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारत सरकार के दिल्ली से हुक्म दिया जाता है उसी हिसाब पे काम करती है। वहीं आप देखेंगे जब आर्मी एक्सपेक्ट्स टू विन वॉर्स अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान, कोई भी हो, चाहे आर्मी तो हमारी वॉर विन करना चाहती है, कोई भी युद्ध हो आर्मी जीतना चाहती है। लेकिन अगर जब तक दिल्ली का उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, दिल्ली से प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, तब तक वो कैसे इसको काउंटर करेंगे, कैसे इस वॉर को जीतेंगे। इसलिए अब चाहिए कि एग्रेसिव रिस्पांस होना चाहिए जिससे कि मतलब हम चाइना को काउंटर कर सकें। लेकिन न्यू दिल्ली क्या बोलती है, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बोलती है कि जो बेसिकली जो ये अगर हम ज़्यादा लड़ाई करेंगे, ज़्यादा झगड़ा करेंगे चाइना के जो काउंटर पार्ट हैं, तो फिर हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, और इससे जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा और इंटेंस हो सकती है। तो इंटेंस होगी तो फिर और हो सकता है कि हम लोग किसी डीप वॉर में चले जाएं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, वो इन सब चीज़ों से बचना चाहती है, और यही रीज़न है कि हमें जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी लीडरशिप है उसे और आर्मी को मिल के सारी चीज़ों को कायदे से कैलकुलेट करके एक प्रॉपर
एक डिफेंसिव स्टेप लेना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कि अगर स्ट्राइडेंट ऑफेंसिव एक्शंस की बात करेंगे तो हैविली मिलिटराइज जो क्राइसिस है उससे काफ़ी ज़्यादा हमें चाहिए कि हम उसके इफेक्ट से बचा सकें खुद को और अपने देश के लोगों को। और आने वाले टाइम में जो बेसिकली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि जो एस्केलेशन है, जो जिसमें बहुत सारे हमारे जो अगर युद्ध में जाएंगे तो बहुत सारे हमारे जवान भी शहीद होंगे, उनके भी जवान शहीद होंगे। तो इन सारी चीज़ों को प्रॉपरली कैलकुलेट करने की ज़रूरत है कि हम कितना एयरफोर्स यूज़ करें, कितना नेवी यूज़ करें। और आने वाले टाइम में जिस तरीके से चाइना चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे इंडियन ओशन के अंदर भी वो ऐसी ही हिमाकत करे ना। जो आप देखेंगे बेसिकली जो साउथ चाइना सी वाला रीजन है वहाँ पे तो वैसे ही चाइना अपनी दादागिरी दिखाता है। तो इन सब जो चीज़ें हैं इनसे कैसे बचाया जा सकेगा, ये सारी चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है। और यही था टोटल आज का लेक्चर आज का। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से अगर पूरी स्लाइड्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो आप जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, जय हिंद।